नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अश्विनी त्यागी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होती है और अगर पुलिस ऑफिशियल्स उसको रजिस्टर करने से मना करें तो हम उसकी में क्या कर सकते हैं। अब हमारे एज पर अवर सीआरपीसी जो एफआईआर के जो सेक्शन दिए गए हैं वो चैप्टर 12 में दिए गए हैं, 154 और 156 सीआरपीसी। एफआईआर के लिए एक क्राइम, एक ऑफेंस होना मस्ट है। एफआईआर जो होती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होती है। हमारे सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली जो ऑफेंसेस हैं टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 में है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन एल में है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस जिसके अंदर पुलिस ऑफिशियल्स के पास पावर है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस के पास कोई पावर नहीं है विदाउट वारंट अरेस्ट करने की, उनको मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए। कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होते हैं, कौन से नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, वो फर्स्ट शेड्यूल सीआरपीसी में मेंशन है कि इन ऑफेंसेस को हम कॉग्निजेबल कहते हैं और इनको नॉन कॉग्निजेबल। अब हम आते हैं सेक्शन 154 सीआरपीसी पे। सेक्शन 154 सीआरपीसी सब सेक्शन 1 एफआईआर के लिए जो मेंशन करता है वो ये है कि कोई भी कंप्लेंट आइदर ओरली और इन रिटर्न अगर दी जाती है पुलिस स्टेशन में तो वो रेड्यूस्ड होगी राइटिंग में, और उसके ऊपर अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो पुलिस ऑफिशियल्स को एफआईआर रजिस्टर करनी होगी। अगर हम सेक्शन 154 देखें, सेक्शन 154 सब सेक्शन 1, every information relating to the commission of cognizable offense, if given orally to an officer in charge of police station, shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant. Informant word यहाँ पर दिया गया है। Informant means any persons, victim नहीं, any persons, victim हो, उसकी फैमिली का हो, विटनेस हो, या कोई भी ऐसा पर्सन हो जिसने वो इंसिडेंट देखा हो। कई बार हमने देखा होता है कि रोड पे एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट पे 100 नंबर की कॉल हो जाती है। कॉल होने के बाद वो जो कॉल नंबर है 100 नंबर की कॉल है वो जाती है पुलिस स्टेशन कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम से एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और वहां से एफआईआर रजिस्टर होती है। मींस इंफॉर्मेंट कोई भी हो सकता है। एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन जो कि क्राइम की इंफॉर्मेशन है, वेदर गिवन इन राइटिंग और रेड्यूस टू राइटिंग एज अफोरसेड, या तो हम राइटिंग में दे रहे हैं कंप्लेंट जो कि कंप्लेंट जाकर देता है जिसके ऊपर डीडी एंट्री मिलती है, या रेड्यूस टू राइटिंग मींस कोई भी व्यक्ति जाकर ओरली बता रहा है या टेलीफोनिकली बता रहा है जिसको हम राइटिंग में दे रहे हैं। एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रेड्यूस राइटिंग एज अफोरसेड shall be signed by the persons giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf. It means जो भी कंप्लेंट हम देते हैं पुलिस ऑफिशियल्स उसको अपने रजिस्टर में मेंटेन करेंगे जिसको केस डायरी कहते हैं, और उस कंप्लेंट के नीचे इंफॉर्मेंट के सिग्नेचर होंगे जो कि बहुत ही जरूरी है। अब एक अमेंडमेंट आई थी 3 फरवरी 2013 को, उसके अंदर जो कहा गया था क्राइम अगेंस्ट जो वुमेन होते हैं, सेक्शन जो दिए गए थे वो थे 326A एसिड अटैक, 326B, 354A, 354, 354B, 354C, 354D, 376, 376AB, C, D, DA, 376DB, 376E, सेक्शन 509। मींस कोई भी ऐसे ऑफेंस, कोई भी ऐसा क्राइम अगेंस्ट वुमेन है तो उस केस के अंदर जब वुमेन कंप्लेंट करने के लिए जाएगी तो उसकी जो कंप्लेंट है वो वुमेन पुलिस ऑफिसर लिखेगी। इवन उसके केस में वुमेन पुलिस ऑफिसर ही अपॉइंट होगी, वही उस केस को इन्वेस्टिगेशन करेगी। और एक अमेंडमेंट आई थी 21 अप्रैल 2018, 21 अप्रैल 2018 को, जिसमें ये कहा गया था कोई भी ऑफेंसेस किसी भी के विक्टिम के खिलाफ, 350 जो वुमेन के खिलाफ 354, 376, 509 जिसके अंदर कि वो मेंटली डिसेबल है, टेम्पररी है, परमानेंट है, या
वो मेंटली इल है, तो उस स्थिति में जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो उसके रेजिडेंस पे जाके उस कंप्लेंट को, उसकी स्टेटमेंट को लेंगे, जिसके बेस पर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। 154 सीआरपीसी में एफआईआर रजिस्टर्ड होगी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। अब 154 सब सेक्शन 1 सीआरपीसी पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें कहा गया था अगर किसी भी ऑफेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो उस केस में जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको एफआईआर रजिस्टर करनी होगी। अगर वो नहीं करेंगे तो उन पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन अगर पुलिस ऑफिशियल्स को ये लगता है कि कंप्लेंट के अकॉर्डिंगली कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता है तो वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी विद इन 7 डेज कंप्लीट करनी पड़ती है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर अगर कोई एक्शन नहीं बनता है, एक्शन मींस उनको ये नहीं देखना है कि इसके अंदर कोई ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस उनको नहीं देखने बनते नहीं, उनको ये देखना है कि क्या इस कंप्लेंट पे कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है या नहीं बनता है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता है तो उस कंप्लेंट को वो क्लोज करके उसकी कॉपी वो कंप्लेंट को देगा, अदरवाइज वो एफआईआर रजिस्टर करेगा। अब किन केसेस में, एक हम एग्जांपल्स लेते हैं कुछ केसेस में, जिन केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है कंप्लेंट के बाद प्रायर टू रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, कमर्शियल डिस्प्यूट्स, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस, करप्शन केसेस, या वो केसेस जिसके अंदर एक्सट्रीम डिले है 3 महीने का, 2 महीने का या 1 महीने का, कि इतना डिले कंप्लेंट इंसिडेंट में, क्राइम कमिट होने में और कंप्लेंट देने में जो हुआ है ये क्यों हुआ है। अगर इन केसेस में उसको लगता है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के दौरान की कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बन रहा है तो पुलिस ऑफिशियल्स वहां पर उसको क्लोज कर देंगे कंप्लेंट को और उसकी कॉपी कंप्लेंट को दे देंगे। और अगर उनको लगता है कि इस केस में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहे हैं, सेकंड पार्ट ऑफ ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एज पर सेक्शन सब सेक्शन एल, तो उस केसेस में वो कंप्लेनेंट को, शिकायतकर्ता को दे देंगे और वो मैजिस्ट्रेट को रेफर कर देंगे, आप जाकर वहां पर एक्शन आप वहां से करवा सकते हैं। नहीं है तो 154 में उनको एक्शन लेना होगा और एफआईआर रजिस्टर करनी होगी। अब सेक्शन 154 सीआरपीसी में सब सेक्शन 2 ये कहता है कि इनके जब हमारे को हम कोई भी कंप्लेंट पे एफआईआर रजिस्टर होगी तो वो कॉपी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लेनेंट को देनी होगी, ये उसका राइट है। अब इन केस अगर 154(1) के में पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफिशियल एफआईआर रजिस्टर नहीं करते, अब हमारे पास जो रेमेडी है वो है सेक्शन 154 सब सेक्शन 3, जो ये कहता है कि हमें वो कंप्लेंट की कॉपी एसएचओ के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, मींस एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, उनको वो कॉपी देनी होगी और वहां से वो चाहे, मींस एसीपी, डीसीपी चाहे, सीनियर ऑफिशियल चाहे तो वो इन्वेस्टिगेशन करके एफआईआर के ऑर्डर कर सकते हैं, एफआईआर डायरेक्टली हो सकती है। तो सेक्शन 154 में एफआईआर रजिस्टर होती है ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट ऑफ द इंफॉर्मेंट। अब नेक्स्ट सिचुएशन आती है, सेकंड सिचुएशन, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस जिसके अंदर पुलिस ऑफिशियल्स हैव नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, नो अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करने की। इवन उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है इन्वेस्टिगेशन को कमेंस, शुरू करने की। शुरू करना मींस एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने की, अगर कोई भी ऑफेंसेस में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बनते हैं। अब अगर हम सेक्शन 155 को देखेंगे, सेक्शन 155 सीआरपीसी जो कहता है वो ये कहता है, when information is given to an officer in charge of a police station of the commission within the limits of such stations of a non-cognizable offence, he shall enter or cause to be entered the substances of the information in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf, and refer the informant to the magistrate. सेक्शन 155 में जो ये सब सेक्शन 1 में जो लास्ट लाइन है, रेफर द इंफॉर्मेंट टू द मैजिस्ट्रेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी पुलिस स्टेशन में कोई भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, अब हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये हुआ कि ए पुलिस स्टेशन में आता है, उसने कहा कि जी बी मेरे पास आया था, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ मारने के बाद वो चला गया
और उसकी वजह से मुझे हर्ट हुई है, मुझे चोट लगी है। चोट लगने के लिए सेक्शन आ गया 323। 323 इज ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इस केस के अंदर वो कंप्लेंट वहां दे देगा। कंप्लेंट देने के बाद जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उस कंप्लेंट को कहेंगे आप जाके मजिस्ट्रेट के पास जाओ, वहां से ऑर्डर लाओ एज पर सेक्शन 155 सब सेक्शन 2, जो ये कहता है कि नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट ए नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट हैविंग ट्राई टू सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। तो मैजिस्ट्रेट से कंप्लेनेंट ऑर्डर लाएगा फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर, उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर वो चार्जशीट फाइल होगी, उसके बाद जो ट्रायल है वो चलेगा। अब कुछ केसेस में क्या होता है, पुलिस ऑफिशियल ने सपोज करते हैं कि एफआईआर रजिस्टर कर दी 323 में और पुलिस ने उस 323 के एफआईआर के बेस पे फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में फाइल कर दी। अब कोर्ट में फाइल करने के बाद फाइनल रिपोर्ट वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है सेक्शन 155 सब सेक्शन 1 के थ्रू कि विदाउट दी मैजिस्ट्रेट ये नहीं कर सकते। इसके लिए ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट की जजमेंट आई थी हनीफा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसके अंदर रेफर किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट केशवलाल ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में यह कहा गया था कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर कोई एफआईआर रजिस्टर होती है और उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मिलता है कि जो फाइनल रिपोर्ट जो फाइल हुई है उसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस को ऐड कर दिया गया, तो वो सारी प्रोसीडिंग्स गलत हैं। जैसे कि एग्जांपल था कि उसने 323 का एलिगेशन लगाया था कि मुझे इन्होंने मारा, एफआईआर हो गई, लेकिन जब पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की उसमें ये आ गया कि इसमें 323 के साथ ये 341 भी था। 341 मींस रास्ता रोकना, कि मेरे साथ इसने रास्ता रोक के मारा, ये उसने चार्जशीट फाइल कर दी, जबकि कंप्लेंट में नहीं था। कंप्लेंट में था कि मुझे जी ए ने कहा कि मुझे बी ने मारा है। 341 कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो उस केस में क्योंकि जो एफआईआर जो रजिस्टर हुई 323 में हुई थी बिना किसी ऑर्डर के, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, तो वो जो प्रोसीडिंग्स है वो गलत हैं। इसीलिए ही ये जो चार्जशीट है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी और कोर्ट उसके ऊपर कॉग्निजेंस नहीं लेगी, कोई भी उसको समनिंग नहीं होगी एक्यूज्ड को। तो ये जो सारी प्रोसीडिंग्स है वो गलत है। सेक्शन 155 सीआरपीसी का सिंपल सा मतलब होता है कि हम एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ है, तो इस केस में आप मेरी इंफॉर्मेशन आप रिकॉर्ड कर लो और जो भी प्रोसीडिंग्स है वो थ्रू मैजिस्ट्रेट होंगी। ये है सेक्शन 155 सीआरपीसी। सेक्शन 155 सीआरपीसी में जो एक सब सेक्शन 4 है, सपोज करते हैं अगर ए ने बी को मारा और ए ने बी को मारने के बाद बी कंप्लेंट कराने के लिए थाने में जाता है कि जी मैं वहां जा रहा था, ए ने मेरा रास्ता रोका, रास्ता रोकने के बाद मुझे कहा कि तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, और ये कहते हुए मुझे मारना पीटना शुरू करा, जिसकी वजह से मुझे चोट आई। तो इसमें जो एफआईआर इशू 323 341 में रजिस्टर हुई है, इट मींस कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंस आ गए हैं। तो अगर कोई भी ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल के साथ अगर कॉग्निजेबल है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है एज पर सेक्शन 155 सब क्लोज 4। तो इसमें एफआईआर रजिस्टर होगी और वो 154 सीआरपीसी में एफआईआर रजिस्टर होगी, उसके अंदर चार्जशीट फाइल होगी। अब थर्ड सिचुएशन अराइज होती है कि हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई एज पर 154 सीआरपीसी, क्योंकि 155 में तो मजिस्ट्रेट को पावर है वो एफआईआर रजिस्टर करने के और कमेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। हमारे पास जो फिर सिचुएशन अराइज होती है वो होती है 156 सेक्शन 156 सीआरपीसी के अंदर, अगर पुलिस ऑफिशियल एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं 154 में। सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 सीआरपीसी हमें ये कहता है कि अगर एफआईआर रजिस्टर पुलिस स्टेशन नहीं कर रहा है तो कंप्लेंट हमें मैजिस्ट्रेट, जो इलाका मैजिस्ट्रेट मींस लोकल पुलिस स्टेशन के जुडिक्शन में मैजिस्ट्रेट आता है, वहां हमें 156(3) में एफआईआर के लिए कंप्लेंट फाइल करनी होगी। वहां से मैजिस्ट्रेट डॉक्यूमेंट्स और कंप्लेंट को देखते हुए हमारी जो केस पे एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने के कोर्ट को ऑर्डर देगा। इसके लिए बहुत ही जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है 156(3) सीआरपीसी के, कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हम कंप्लेंट कोर्ट में देंगे, कोर्ट तुरंत जाकर ऑर्डर दे देगा हमें 156(3) सीआरपीसी में एफआईआर रजिस्ट्रेशन करेंगे। हमें जो इंपॉर्टेंट चीज है 156 सीआरपीसी में जो शो करनी होती है
वो करनी होती है कि हमें पुलिस की असिस्टेंस किस तरीके से रिक्वायर्ड है। अगर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट, सारे एविडेंसेस हैं, तो 156 सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं करेगा। उसके अंदर कोर्ट ये कहेगा कि आप अपना एविडेंस कराएं, विक्टिम को कहेगा कि आप अपना एविडेंस कराएं और इस केस को परस्यू करें। तो ऐसी स्थिति में 156(3) सीआरपीसी में हमें ये शो करना होगा कि हमें मजिस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट किस तरीके से और पुलिस ऑफिशियल्स की रिक्वायरमेंट किस तरीके से, और पुलिस के असिस्टेंस के बिना ये केस के अंदर एविडेंस कलेक्ट नहीं हो सकते। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो होगी 156 सीआरपीसी में, उसके अंदर हमें 156(3) सीआरपीसी की जो हम डालेंगे कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के साथ ने, उसके साथ हमें एफिडेविट लगाना जरूरी है कि हमने सारी कंप्लायंस कर दी है। कंप्लायंस मींस 156(3) सीआरपीसी तब फाइल होगी जो कि मैंडेट प्रोविजन है 154 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी, 154 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी, जो है पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट और हायर ऑफिशियल्स को कंप्लेंट। अगर हम इन दोनों ही कंप्लेंट्स को नहीं देते तो 156(3) सीआरपीसी हमारी मेंटेनेबल नहीं है, और यही बातें हमें एफिडेविट में लिखनी होती हैं। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन की कि एफिडेविट इज मस्ट। और क्योंकि बहुत सारे केसेस में फिर बाद में देखा गया कि प्रियंका श्रीवास्तव की मैजिस्ट्रेट में फॉलो नहीं हो रहा था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जजमेंट में कहा, जो जजमेंट थी हमारी बाबू वेंकटेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसका जो जजमेंट है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, उस जजमेंट को मैं प्रियंका श्रीवास्तव को ही कंफर्म करते कहा कि एफिडेविट इज मस्ट, कि सारी कंप्लायंस हमने 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी में आने से पहले कर दी हैं, और हमने कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं जो हमने अवेल ना की हो। रेमेडी अवेल मींस हमने ऐसी कोई प्रोसीडिंग से नहीं है जो हमने ना की हो कोर्ट में आने से पहले। और 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी को जब हम फाइल करेंगे तो सबसे जो फर्स्ट जाएगी डेट हो जाएगी एटीआर की, मींस एक्शन टेकन रिपोर्ट। एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगाया जाता है आईओ से, जिस आईओ के पास हमने वो कंप्लेंट दी थी, और उस कंप्लेंट पर क्या आईओ ने कोई एक्शन लिया है या नहीं लिया, और अगर नहीं लिया है तो क्यों नहीं लिया। तो उस एटीआर एक्शन टेकन रिपोर्ट उस एटीआर के आने के बाद एक कॉपी हमें डिफेंस के काउंसिल को, एक्यूज के काउंसिल को मिलेगी, क्योंकि डिफेंस के काउंसिल उस टाइम नहीं होता, उसका लोकस नहीं होता है खड़े होने का। और फिर उसके ऊपर फिर 156(3) सीआरपीसी के ऊपर फिर आर्गुमेंट्स होगी। और अगर लंदन मैजिस्ट्रेट को कोर्ट को ये लगता है कि इस केस में कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है पुलिस के थ्रू, तो कोर्ट उसमें एफआईआर के ऑर्डर कर देगी। और उस एफआईआर के ऑर्डर करने के बाद पुलिस ऑफिशियल्स को इन्वेस्टिगेशन एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल करनी होगी। तो इस तरीके से ये एफआईआर 156(3) में रजिस्टर होगी मैजिस्ट्रेट के थ्रू। अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और याद रखनी चाहिए, कई बार क्या होता है कि 156(3) सब सेक्शन 3 सीआरपीसी जब हम कोर्ट में फाइल करते हैं तो मैजिस्ट्रेट ये देखता है कि इसमें एक्शन की या पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, तो उसको वो डिसमिस कर देता है। अब ऐसी सिचुएशन में जो विक्टिम है वो क्या करेगा, इसीलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हमें कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200/202 सीआरपीसी ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट। उसके अंदर हमें अपने सारे फैक्ट्स लिखने चाहिए, और उस कंप्लेंट के अंदर हमें एप्लीकेशन लगानी चाहिए हमेशा 156(3) सीआरपीसी की एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने की, ताकि अगर हमारी 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी डिसमिस हो तो हमारी जो कंप्लेंट है उस कंप्लेंट के ऊपर हम अपना एविडेंस कराकर एक्यूज्ड को, जो जिसको हमने एक्यूज बनाया है, उसको हम सम्मन करा के हमारा ट्रायल चल सके। तो हमेशा हमें सब सेक्शन 202 सीआरपीसी के साथ 156(3) सीआरपीसी फाइल करनी चाहिए, ताकि हमारी अगर एप्लीकेशन डिसमिस हो तो हमारा केस डिसमिस ना हो, और हमारा जो केस है वो चलता रहे, हमारा एविडेंस चलता रहेगा, एक्यूज आ जाएगा, हमारे को जो इंसाफ है, रिलीफ है, वो हमें मिल जाएगा। तो इन तरीके से हम एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं, हम न्याय ले सकते हैं, और यही आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू। अब हम सेक्शन 154, 155, 156 को एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं। सपोज करते हैं कि ए और बी का आपस में झगड़ा हो गया, और बी ने
एक को चोट पहुंचा दी जिसकी वजह से गंभीर चोट आई है और उसको खून भी आ गया है, और जो गंभीर चोट है वो किसी हथियार से, डंडे से या लोहे की रोड से मारी गई है। अब जो ए है वो थाने में जाता है, थाने में जाकर बताता है कि जी मुझे ऐसे ऐसे गंभीर चोट आई है और उन्होंने डंडे से मुझे मारा है, मेरे सर पे मारा है जिससे मुझे चोट आ गई। अब जो पुलिस ऑफिसर्स है, पुलिस ऑफिसर मीन ड्यूटी ऑफिसर, ड्यूटी ऑफिसर उस कंप्लेंट को लेगा, कंप्लेंट के ऊपर कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है एज पर ललिता कुमारी की जजमेंट के अकॉर्डिंगली, वो उस कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर देगा। एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने का तो इन्वेस्टिगेशन करेगा, एक्यूज को अरेस्ट करेगा, सारी जो कंप्लेंट है वो उसको पढ़ के सुनाएगा। अब ये जो कंप्लेंट है, इस कंप्लेंट पर ही सारा ट्रायल होगा। अब सेकंड सिचुएशन ये आती है, ए का झगड़ा हो गया बी के साथ, बी ने उसको गंभीर चोट पहुंचाई और जो ए है वो वहीं पर ही लहूलुहान होकर गिर गया। किसी ने इंफॉर्मेशन दी कि जी उस जगह पर, पुलिस स्टेशन में 100 नंबर से कॉल की, उनको बताया कि जी इस जगह पर ए है वो लहूलुहान स्थिति में पड़ा हुआ है, उनको बहुत ज्यादा खून आ रहे हैं और जिसने मारा था वो भाग गया है। ऐसी स्थिति में जो पुलिस ऑफिशियल जहां पर कंट्रोल रूम में कॉल जाएगी, वो एक पुलिस ऑफिशियल्स को वहां मौके पे भेजेंगे। मौके पे जाने के बाद वो उसको देखेगा, उसको इंजर्ड को हॉस्पिटल पहुंचा देगा। पहुंचाने के बाद वो थाने में इंफॉर्मेशन देगा कि यहाँ पर एक इंजर्ड है और इंजर्ड मैंने हॉस्पिटल में ले गए हैं। अब ये जो इंजर्ड को वो जो लेके गया है हॉस्पिटल में, जो थाने में हुआ है, वो उसको कहते हैं डीडी एंट्री, डायरी एंट्री। उस डायरी एंट्री के बेस पे, अब डायरी एंट्री क्या हुई, डायरी एंट्री की इंफॉर्मेशन हो गई है थाने में, इस तरीके से एक इंजर्ड आ गया है। अब जो थाने से जो पुलिस ऑफिशियल जाएंगे, जो डीडी एंट्री पर अपॉइंट होंगे, वो वहां जाएंगे और अगर वहां कोई आई विटनेस है तो उसकी हॉस्पिटल में या कहीं पर भी मौके पे जहां भी आई विटनेस मिलेगा वहां पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। अगर नहीं है तो आईओ की, जो पुलिस ऑफिशियल गया है, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और स्टेटमेंट के बेस पर एफआईआर रजिस्टर होगी। अब जो स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हुई है, इसको कहते हैं रुक्का। इस रुक्का या तहरीर, इसके बेस पर एफआईआर रजिस्टर होगी। और ये जो रुक्का या तहरीर है, जो स्टेटमेंट है, उसके नीचे हमेशा नीचे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखना चाहिए, वो है तारीख व वक्त। उसमें एक वर्ड होता है उर्दू का बकुआ, बकुआ मीन इंसिडेंट, कब ये इंसिडेंट है, और उसके नीचे होता है इंफॉर्मेशन टू पुलिस स्टेशन, सब कुछ उसके नीचे मेंशन होता है। उस कंप्लेंट के बेस पे भी वो एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। इसी प्रकार से सारे केसेस में जिसमें मौके पर जाकर पुलिस ऑफिसर की स्टेटमेंट या आई विटनेस होती है, मौके पर जाकर होती है, तो वहां से थाने में ऐसे इंफॉर्मेशन रिसीव होती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस कि जिसके अंदर थप्पड़ मार दिया या कोई भी ऐसा एलिगेशन जो कॉग्निजेबल नहीं है, उसके अंदर सबसे पहले पुलिस ऑफिशियल्स ऑर्डर लेंगे मजिस्ट्रेट से एफआईआर का, या कंप्लेनेंट को भेजेंगे, कंप्लेनेंट वहां से ऑर्डर लेगा, वहां से एफआईआर होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। कोई भी पुलिस ऑफिशियल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकता। 156(3) सीआरपीसी का मतलब है कि फर्ज करते हैं कि वहां पर ए और बी का झगड़ा हुआ था, बी ने ए को गंभीर चोट पहुंचाई थी, लेकिन पुलिस ऑफिशियल्स ने एफआईआर रजिस्टर नहीं की। अब एक कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में वो जो फाइल करेगा कंप्लेंट, जैसा कि मैंने बताया था, सेक्शन 200-202 सीआरपीसी के साथ 156(3) सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाएगा। हालांकि अलग भी लगा सकता है, लेकिन अलग लगाने में रिस्क ये होता है कि अगर 156(3) सीआरपीसी डिसमिस हो गई तो केस खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा उसको प्रोसीडिंग शुरू करनी होगी। तो जब वो केस फाइल करेगा 156(3) सीआरपीसी में एप्लीकेशन जो लगाएगा, उसके अंदर वो सारा इंसिडेंट लिखेगा, जो कंप्लेंट उसने थाने में दी है और जो हायर ऑफिशियल्स को दी है वो उसके साथ लगाएगा, अपना एफिडेविट लगाएगा कि मैंने सारी फॉर्मेलिटीज है, सारा कुछ जो कंप्लीशन है कंप्लेंट्स को दे दी है। अगर उसके कोई फोटोग्राफ्स हैं चोट लगे हुए वो लगाएगा, स्पेसिफिकली जो रोल है एक्यूज्ड का वो मेंशन करेगा कि जी मुझे इन केसेस में, और वो सेक्शंस लिखेगा, क्योंकि 156(3) सीआरपीसी एडवोकेट के थ्रू फाइल होती है, तो जिस भी एक्शन सेक्शंस में, धाराओं में एफआईआर रजिस्टर कराना चाह रहे हैं वो क्लियरली हमें मेंशन करने होंगे 156(3) सीआरपीसी। जैसे कि गंभीर चोट आई है, अगर वो वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी पे, सर पे है, 307 लगा सकते हैं, 308 है। डंडे का प्रयोग है, डंडे के हो जाएंगे, जान से मारने की धमकी दी है तो वो हो जाएंगे। तो सारे सेक्शंस में 156
156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी में हम एफआईआर के लिए मेंशन करेंगे और मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसके अंदर एविडेंसेस की जरूरत है। एविडेंसेस की जरूरत मीन्स हमें डंडा रिकवर करना है, एक्यूज को रिकवर करना है, एमएलसी रिकवर करनी है, जिसके अंदर पुलिस असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें कोर्ट फिर एफआईआर इश्यू करने की ऑर्डर दे देगी। और अगर हम इसके अंदर ये नहीं लिखेंगे हमें इन्वेस्टिगेशन की पुलिस की जरूरत कैसे है, तो 156(3) सीआरपीसी डिसमिस हो जाएगी, इसलिए हमें जरूरत है लिखना। तो इस तरीके से जो कोर्ट है वो 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी में एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने के ऑर्डर कर देगा। आई होप कि अब आपको ये सारे सेक्शंस विद एग्जांपल भी समझ आ गए होंगे। तो थैंक यू।